दो। नाइन्थ का ग्रेविटेशन चैप्टर पार्ट 38 है। इसको तू लोग पढ़ चुके हो। क्वेश्चन पल1 के विभिन्न स्थितियों की गणितीय व्याख्या करें, वैसे बतला दिए हैं। इसको सेपरेट एक क्वेश्चन मानो, क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जब तुम लोग बनाओगे तो कोई समस्या नहीं आवे, इसलिए इसको हम अलग से पुनः मैथमेटिकली बतलाना चाहते हैं। 3 स्थिति होती है जब किसी द्रव में हम लोग किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु किसी द्रव में डूब जाता है। कब? जब वस्तु का भार वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार से ज़्यादा हो। यानी कोई भी वस्तु को जब हम लोग द्रव में डुबाएंगे तो अपने आयतन के बराबर, ये वस्तु अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित करेगा। ऐसी स्थिति में अगर वस्तु का भार वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार से ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में वस्तु डूब जाएगा द्रव में। अर्थात अगर वस्तु का भार बराबर W1 हो तथा देखो, अगर वस्तु का भार W1 हो तथा वस्तु के आयतन के द्वारा विस्थापित द्रव का भार W2 हो तो 3 तरह की स्थितियां होती है, पैदा होती है। जब W1 ग्रेटर दैन W हो, अर्थात वस्तु का भार बड़ा हो, किससे? वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार से, तो द्रव में वस्तु डूब जाएगा और पेंदी पर चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में होता है W1 M1 मान लो तू वस्तु का द्रव्यमान, समझा? जैसे M1 G का मान तो दोनों पर समान रूप से काम करेगा। जितना विस्थापित करके बीकर में गिरेगा उस पर भी G का मान उतना ही काम करेगा जितना M1 पर करेगा। तो M1 और द्रव का मान लो M2 द्रव्यमान, जहाँ M1 हो गया वस्तु का द्रव्यमान और M2 हो गया वस्तु के आयतन के द्वारा विस्थापित द्रव्य का द्रव्यमान। यानी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य का मास यानी द्रव्यमान। तो यहाँ पर हो गया M1 M2 बाई G बटा G होगा, G कट गया और M1 ग्रेटर दैन M2। फिर याद करो इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को घनत्व कहते हैं। भी आयतन में M है तो M बाई V, यानी D बराबर क्या होता है? D बराबर होता है M बाई V। तो M बराबर तिरछा गुना होगा D भी। तो M1 यानी वस्तु का मात्रा है M1, तो M1 बराबर वस्तु का D1 घनत्व मान लो। हाँ, अगर वस्तु का घनत्व D1 एवं द्रव का घनत्व D2 हो तो यहाँ पर मान बैठाएंगे
M1 बराबर D1 भी होगा, D1 भी M2 D2, द्रव का घनत्व D2 हो गया, D2 भी। अब कहोगे भी में परिवर्तन होगा तो नहीं होगा, क्योंकि जब पूरा डूबेगा तो वस्तु का आयतन बराबर वस्तु के आयतन के बराबर विस्थापित द्रव का आयतन, यानी दोनों का आयतन समान है। ब्रेन में यह बात आई। तो ये हो गया तुमको भी का मान बराबर, इसीलिए D1 ग्रेटर देन D2 भी बटा भी कट जाएगा, इसलिए D1 ग्रेटर देन D2। इसका अर्थ है अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज़्यादा रहेगा तो द्रव में वस्तु डूब जाएगा। ये कैलकुलेशन से स्पष्ट हुआ। तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, निष्कर्ष ये तो क्लियर हो गया। D1 ग्रेटर देन D2, यानी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक रहेगा तब वस्तु उस द्रव में डूबेगा। निष्कर्ष, वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज़्यादा रहेगा तो द्रव में वस्तु डूब जाएगा। इसलिए लोहे की सुई पानी में डूब जाता है जबकि लकड़ी का नाव पानी में नहीं डूबता है, क्योंकि लोहे का घनत्व लकड़ी के घनत्व से ज़्यादा है। लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा है, लेकिन लकड़ी का घनत्व, सूखी लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, इसलिए नाव तैरता है लकड़ी का, और लोहे से बनी छोटी सी सुई पानी में डूब जाता है। समझ गया? तो पहली स्थिति को उतारो। दूसरी स्थिति क्या होता है? जब W1 बराबर W2 हो तो वस्तु द्रव में डूबकर तैरेगी। याद है ना? चूँकि W1 बराबर W2, तो द्रव का भार हो गया M1। जी बराबर M2G, जहाँ M1 बराबर वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का मास हो गया, और M2 हो गया वस्तु द्वारा विस्थापित, वस्तु के आयतन द्वारा विस्थापित। द्रव का मास हुआ ना M। तो यहाँ M1 बराबर M2G बटा G हो जाएगा, कट गया, और M1 बराबर M2 D1 भी D2 भी, जहाँ D1 क्या हो गया? D1 हुआ वस्तु का घनत्व, D2 हो गया विस्थापित द्रव का घनत्व, D2 हो गया विस्थापित द्रव का घनत्व। चूँकि वस्तु अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित करता है, तो वस्तु का आयतन बराबर विस्थापित द्रव का आयतन, तो भी का मान दोनों के लिए समान होगा। तो और D1 बराबर D2 भी बटा
भी कट गया, इसलिए D1 बराबर D2। निष्कर्ष क्या हुआ? अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होगा तो वस्तु द्रव में डूब कर तैरेगी, है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष हो गया देखो निष्कर्ष क्लियर है। वस्तु का घनत्व बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का घनत्व, जब दोनों बराबर होगा तो अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होगा तो वस्तु द्रव में डूबकर तैरेगी। इस कैलकुलेशन को समझ गया? ये दूसरी स्थिति है, इसको लिखो। तीसरी स्थिति क्या है? जब छोटा हो, W1 से ग्रेटर देन हो W2। ऐसी स्थिति में क्या होता है? वस्तु द्रव के ऊपर तैरने लगता है। ऐसी स्थिति में वस्तु द्रव के ऊपर तैरने लगता है ना, ऐसी बात। अब इसकी व्याख्या करेंगे तो W1 बराबर M1G होगा, ग्रेटर देन M2G, जहाँ M1 हो गया वस्तु का मास यानी द्रव्यमान, तथा M2 हो गया वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का मास होगा ना। विस्थापित द्रव का मास होगा ना, कि जितना मास है द्रव का टोटल नहीं। तो इसको हल करेंगे M1 M2G बाय G कट गया, और M1 ग्रेटर देन M2, M1 बराबर D1 V1, यहाँ पे D2 V2 होगा, D2 V2। अब बोलो, ये V1 V2 लिखे यहाँ पर। वस्तु का आयतन, वस्तु का संपूर्ण आयतन बड़ा है। वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव, वस्तु के आयतन मतलब आंशिक आयतन के तैरता है तो बाकी आयतन ऊपर में रहता है ना। तो लिखना होगा यहाँ V1 ग्रेटर देन V2। क्यों? क्योंकि V1 थोड़ा ही हटाता है वस्तु, क्योंकि वस्तु अपने आंशिक आयतन के द्वारा, अपने आंशिक आयतन के बराबर, आंशिक आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करता है ना। इसलिए संपूर्ण वस्तु का आयतन बड़ा होगा, आयतन ज़्यादा होगा। उसके द्वारा यहाँ V1 क्यों बड़ा होगा? तो V1 ग्रेटर देन V2, क्योंकि वस्तु अपने आंशिक आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करता है, इसलिए संपूर्ण वस्तु का आयतन ज़्यादा होगा उसके आंशिक आयतन के द्वारा विस्थापित द्रव के आयतन से, होगा ना। तो यहाँ पर कैलकुलेशन को अब ढंग से समझना होगा। चूँकि V1 बड़ा है V2 से, इसका मतलब है D1
कम है D2 से। इसको समझोगे अलग से, जैसे देखो D1 V1 से D2 V2 बड़ा है, यहाँ V1 बड़ा है, अगर ये 5 है तो V2 4 है ना। तो 4 तो कभी 5 से बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब D1 का मान कुछ रखेंगे, मान लो 3 रखते हैं तो D2 का मान कितना रखना होगा, तो 5 या 15, 15 बड़ा है किससे, तो 15 से बड़ा, यानी ये आगे वाला बड़ा है तो कम से कम यहाँ 3 रखे तो ये हो गया 15, तो यहाँ पर कम से कम 16 होना चाहिए, यानी 4 से गुना करो, D2 का मान 4 होगा तो D1 का मान 3 होगा, होगा ना, समझ रहा है ना। हाँ हम समझ गए इसमें क्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः D1 और D2 में क्या संबंध होगा, तो D2 का वैल्यू ज़्यादा आएगा। अभी क्लियर हो गया उदाहरण से, अतः D1 लेस दैन D2, यानी वस्तु को द्रव में तैरने के लिए, वस्तु को द्रव पर तैरने के लिए द्रव का घनत्व वस्तु के घनत्व से अधिक होना चाहिए। द्रव का घनत्व वस्तु के घनत्व से अधिक होना चाहिए। समझा इसको। तो तीनों तरह की स्थिति को समझ गया। अब जब हिसाब बनाओगे ना तो ये बात सब दिमाग में तुरंत आ जाएगी। इसको उतार लो और इसके बाद जो है उदाहरण, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर व्यवहारिक उदाहरण का वर्णन करना है अगले पाठ से।